हे गाइस, मैं हूं युवराज एट द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रेट साइंस और क्रोनोलॉजी ऑफ द यूनिवर्स के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की, बिग बैंग की और आफ्टरवर्ड इफेक्ट्स ऑफ द बिग बैंग की। तो जैसा कि सीरीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, आज हम बात करेंगे नेबुलास की, स्टार्स की, गैलेक्सीज की और सुपरनोवास की और उन सभी के फॉर्मेशन की। चलिए शुरू करते हैं। अब जब भी हम गैलेक्सीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता क्या है? ऑब्वियसली एक नॉर्मल सा स्पाइरल सा स्ट्रक्चर, जो कि सही भी है। गैलेक्सीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, रेगुलर गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज। यूनिवर्स की टोटल गैलेक्सीज का 9/10 ऑफ द पार्ट रेगुलर गैलेक्सीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है और बाकी बचा 1/10 पार्ट इरेगुलर गैलेक्सीज ने। रेगुलर गैलेक्सीज जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है, शेप्ड गैलेक्सीज, और ऑप्शनली ये शेप दो प्रकार के होते हैं, स्पाइरल और इलिप्टिकल। स्पाइरल गैलेक्सीज में मोस्ट ऑफ द स्टार्स न्यू होते हैं और ये गैलेक्सीज जनरली और कंपैरेटिवली छोटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को भी देख सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर 1,00,000 लाइट ईयर है और इसकी थिकनेस या मोटाई करीब 10,000 लाइट ईयर। नाउ व्हाट द हेल इज दिस? डोंट बी वरीड, लाइट ईयर बस लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी है, जो कि करीबन 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। वैसे 1 ट्रिलियन किलोमीटर में 1,00,000 करोड़ किलोमीटर होते हैं। अब यूनिवर्स है बहुत बड़ा और इतनी बड़ी चीज़ को अगर हम मीटर या किलोमीटर की स्केल पर मेजर करेंगे तो जो नंबर मिलेगा उसे पढ़ना तो छोड़िए, हम ढंग से देख भी नहीं सकते। इसलिए लाइट ईयर अस्तित्व में आया। इलिप्टिकल गैलेक्सीज वो गैलेक्सीज है जो कि थोड़ी गोल होती है और जनरली ओल्ड स्टार्स को कंटेन करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सबसे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा। अब ये तो थी रेगुलर गैलेक्सीज। अगर इन रेगुलर गैलेक्सीज को देखें तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है और इनके स्टार्स भी जनरली बहुत पुराने होते हैं और ये गैलेक्सीज काफ़ी बड़ी भी होती है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन थ्योरी के आधार पर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है और हमसे दूर की गैलेक्सीज हमारी पास की गैलेक्सीज के कंपैरिजन में स्पीडी वे में मूव कर रही है। पर अगर हम एंड्रोमेडा और मिल्की वे के संबंधों की बात करें तो ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाने की बजाय एक दूसरे के पास आ रही है। बट वाई इज इट हैपनिंग? ऐसा इसलिए कि दोनों गैलेक्सीज के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्शन फोर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी 110 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है। अब ये तो कुछ फैक्ट्स थे, क्यों ना इनके फॉर्मेशन के बारे में भी जाना जाए। आखिर ये गैलेक्सीज बनी कैसे? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स, हम गैलेक्सीज की फॉर्मेशन का कोई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं जानते, पर मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट यह मानते हैं कि जब एक इनफाइनाइटली डेंस ऑब्जेक्ट के चारों ओर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स चक्कर लगाने लगते हैं और एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो उसे गैलेक्सी कहा जाता है। मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं बता दिया? दोस्तों, ये स्ट्रक्चर मिनटों में नहीं बनता, इसे बनने में करोड़ों अरबों साल लगते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बिलियंस ऑफ स्टार्स के मिलने से बनता है, मतलब गैलेक्सीज की फॉर्मेशन पहले स्टार्स यानी कि तारों का जन्म होता है और चूंकि तारों का जन्म नेबुलाज में होता है, देन लेट्स गो टू द नेबुलास। नेबुला जिस तरह कार प्रोड्यूस करने के लिए पहले फैक्ट्रीज लगानी पड़ती है, उसी प्रकार तारों का जन्म भी नेबुलाज में होता है। हमें दिखने वाले सभी तारों का जन्म किसी ना किसी नेबुला में हुआ है और अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ना जाए तो इसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। जब यूनिवर्स इतना कूल डाउन हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट कर सके, तब बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एटम्स अट्रैक्शन फोर्स के कारण आपस में बॉन्ड बना लिए। फिर मैटर का निर्माण हुआ और अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बहुत सारा मैटर चट्टानों की फॉर्म में आपस में जुड़ने लगा और एक गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाने लगे, जिसकी कोर का टेम्परेचर प्रेशर के कारण लाखों केल्विन तक पहुंच गया था। और अगर टेम्परेचर होगा तो रोशनी तो होगी ही। जिस तरह नेबुलाज में बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, वैसे ही बड़े बड़े गैस के बादल भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन प्रचुर मात्रा में होती है और इन्हीं के चलते तो आगे जाकर ग्रहों पर एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है। टेरेंटुला नेबुला अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा नेबुला है। आप इसे NGC 2070 के नाम से भी ध्यान में रख सकते हैं। ये आयनाइज्ड हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा गोला है। इसका लॉन्गेस्ट स्पैन 1800 लाइट ईयर तक का है, यानी कि लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर को पार करने में करीबन 1800 साल लगेंगे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिस्टेंस है। ये हमारी धरती से करीबन 1,70,000 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है और डोराडो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जिसे हम साउथ कॉर्नर पर जाकर अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ये हेलिक्स नेबुला, यह वो नेबुला है जो कि धरती के सबसे करीब स्थित है, करीबन 700 लाइट ईयर की दूरी पर। यह एक डाइंग स्टार का रेमिनेंट है जो कि स्टार की सारी एनर्जी खत्म होने के बाद बच गया है। दोस्तों, हमने नेबुलास का निर्माण तो कर दिया, हमने तारे भी बना दिए। अब चलते हैं थोड़ा गैलेक्सीज की ओर।
जनरली मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज के सेंटर में बैठा होता है एक ब्लैक होल। ये बहुत ही डेंस और इनफाइनाइटली ग्रेविटी रखने वाला ऑब्जेक्ट होता है, जो कि एक सुपर मैसिव स्टार की सारी एनर्जी खत्म होने के बाद बनता है। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सीज के बीच में पाए जाते हैं, ये कभी किसी गैलेक्सीज के कोने में भी पाए जा सकते हैं। जब ये ब्लैक होल साइज और वॉल्यूम में बहुत ही बड़े होते हैं और इनके आसपास के सभी तारे इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं, तो गैलेक्टिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यही ब्रीफ थ्योरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ गैलेक्सीज फॉर्म्ड। वक्त के साथ और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के साथ हम इस सवाल का एग्जैक्टली जवाब ढूंढ ही लेंगे। अब दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट बनता है या जन्म लेता है वो एक दिन खत्म भी तो होगा, फिर चाहे वो गैलेक्सीज हो, चाहे वो नेबुलाज हो, या फिर यूनिवर्स ही क्यों ना हो। पर हम सिर्फ तारों की बात कर रहे हैं जो कि खत्म होने के साथ किसी नई चीज़ को जन्म देकर जाते हैं। जी हाँ, सुपरनोवास को। सुपरनोवा एक बहुत ही पावरफुल और ल्यूमिनस एक्सप्लोजन होता है जो कि एक मैसिव स्टार के एवोल्यूशनरी स्टेज पे होता है। जब एक वाइट ड्वार्फ न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन में ट्रिगर हो जाता है, या फिर ओरिजिनल स्टार जिसे कि प्रोजेनेटर कहा जाता है, पर किसी भारी न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल से कोलैप्स हो जाता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो सुपरनोवा का जन्म एक स्टार के अंत के साथ होता है। पर क्या सुपरनोवा का काम बस एक तारे के अंत के साथ खत्म हो जाता है? क्या बस इसीलिए हम इसे जानते हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है। सुपरनोवास के कारण नए तारों, ग्रहों और उपग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैंने अभी कहा कि सुपरनोवा एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन है। हम इससे निकलने वाली हाईली इंटेंस रेडिएशन को एक पूरी गैलेक्सी से निकलने वाली रोशनी के बराबर रख सकते हैं। और जब ये हाईली इंटेंस रेडिएशन किसी न्यूट्रॉन या बंद पड़े स्टार फॉर्मिंग नेबुला के संपर्क में आती है, तो वो उस नेबुला में भी जान फूंक देती है और उस नेबुला की फैक्ट्री भी चल पड़ती है, और वहाँ भी स्टार्स, प्लैनेट्स और अदर ग्रह के ऑब्जेक्ट्स का निर्माण शुरू हो जाता है। दोस्तों, सुपरनोवा जिस प्रकार एक तरफ किसी स्टार के अंत का कारण बनता है, तो दूसरी ओर ब्रह्मांड के किसी कोने में किसी न किसी तारे के जन्म का कारण भी बनता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस में हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। दिस इज ग्रेट साइंस, साइनिंग ऑफ।